रजाई भरने और बेचने वाली सास बहू। कंपनी में बॉस चिल्लाते हुए। तुम दोनों बाप बेटे मेरी कंपनी को घाटे में लाने वाले लोगों में से थे। ये तो मैं जानता था, पर चोरी भी करोगे ये मुझे नहीं पता था। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए, हमने कोई डेटा चोरी नहीं किया है। तो क्या ये फाइल अपने आप गायब हो गई पीडी से? सर, मेरा और पिताजी का विश्वास कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने बहुत संभाल कर आपकी पेन ड्राइव को रखा था, हम भला क्यों चुराएंगे उसे? हाँ सर, हम दोनों बहुत छोटे घर से हैं, ऐसा चोरी का काम नहीं कर सकते। मुझे तुम जैसे लोगों को अपनी कंपनी में जरूरत नहीं है। अभी कभी इस कंपनी से तुम्हें फायर किया जाता है। बॉस बेइज्जती कर उन बाप बेटे सुनील और राजू को निकाल देते हैं। सुनील इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। पिताजी आपको ये क्या हो रहा है? मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। मुझे टैक्सी रोकनी होगी। टैक्सी, ऑटो, कोई तो रुको। मुझे मेरे पिताजी को हॉस्पिटल ले जाना है, रुको प्लीज। राजू अपने पिता को एक किनारा करके चलती फिरती गाड़ियों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा एक कार उसे टक्कर मारकर भाग जाती है, जिससे उसके पैरों में चोट आ जाती है। फिर वो एक ठेले पर अपने पिता को लेकर जैसे तैसे लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। आखिर दोनों ने ऐसी कौन सी चोरी की थी जिससे उसके बॉस ने उन दोनों को ऑफिस से निकाल दिया? अब उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां डॉक्टर उन बाप बेटों को एग्जामिन करते हैं और राजू फोन करके अपनी माँ यशोदा और पत्नी उर्मिला को हॉस्पिटल बुला लेता है, जहां दोनों घबराते हुए कहती हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति और बेटे को क्या हुआ है? बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए। देखिए, आपके फादर इन लॉ को किसी बात का सदमा लगा है जिससे उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। पर आगे उन्हें किसी बात का दुख पहुंचता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो ख्याल रखिएगा। और आपके पति के पैरों में चोट आई थी तो बस पट्टी की है। आप मिस्टर राजू से मिल सकती हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोनों राजू से मिलने जाती हैं और उससे सब पूछती हैं। तभी राजू ने ऑफिस और रास्ते तक की सारी बात उन्हें बता दी, जिसे सुनकर यशोदा कहती है, अरे भला वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? तुम दोनों इतने टाइम से वहाँ काम कर रहे थे, ईमानदारी का भी अब प्रमाण पत्र लेकर घूमना पड़ेगा क्या? माँ, हमने बहुत समझाया अपने बॉस को, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और हमें ऑफिस से निकाल दिया। अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, ऊपर से दवाइयों का और खर्चा बढ़ा दिया हम दोनों ने मिलकर। अजी, जो विधि के विधान में लिखा है वो तो होकर ही रहता है, आप फिक्र क्यों करते हैं? पैसों की टेंशन आप मत लीजिए, घर में कुछ पैसे पड़े हैं जिससे आपकी दवाई चल जाएगी, पर ज्यादा दिन तक नहीं। मैं और बाजी मिलकर जरूर कोई काम ढूंढ लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। अरे मुझे इतना बुरा लग रहा है तो पिताजी को कितना लगा होगा, इसलिए उन्हें दिल का दौरा आ गया। बेटा, अब तू इन बातों के बारे में मत सोच, हम आगे की सोचते हैं। 2 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर दोनों घर आ जाते हैं। दोनों पत्नियां अपने पति के खान पान का ख्याल रखती हैं, अपने हाथ से खाना खिलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तभी सुनील कहता है, अरे यशोदा, सर्दी आ गई है, धीरे धीरे तुमने रजाई निकाली कि नहीं निकाली? अजी आज निकाल लूंगी, पहले धूप में सुखा दूंगी रुइयों को, बदबू आ रही होगी ना। अरे कोई नई बात नहीं है, आराम से तुम्हें 2 दिन लगेंगे। रजाई की रुइयों को धो धाकर सुखाकर फिर भरोगी। अजी जब पता है तुम मुझसे फिर क्यों पूछ रहे हो, चादर से काम चला लो। ये कहकर यशोदा अपनी बहू के साथ 2-3 रजाइयों की रुइयों को धोकर सुखाकर फिर से रजाई में भरती है। तभी उर्मिला बहू कहती है, माँ जी, आप हर साल रजाइयों के साथ ऐसा क्यों करती हैं? अरे बहू, इससे रजाई नई जैसी हो जाती है और सालों तक चलती है। अच्छा माँ जी, मैंने तो ये करता हुआ बाहर जो रजाई वाले होते हैं ना, जो दुकान खोलकर बैठते हैं, वो भी सेम यही करते हैं। हाँ, तो उनमें और हमारे काम में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें देने के बजाय खुद ही करके पैसे बचाती हूँ। माँ जी, आइडिया, क्यों ना हम भी रजाई भरने और बनाने का काम शुरू कर दें? कम दर पर करेंगे तो आसपास के लोग ज्यादा खरीदेंगे और हमारे घर का 2 वक्त का खाना तो निकल ही जाएगा। हाँ बहू, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा, कल से हम ये काम शुरू कर देंगे। तू एक बोर्ड पर लिख देना कि हमारे यहाँ रजाई की धुलाई और रजाई भरने का काम भी होता है।
जी माँ जी। तूने उन दोनों को चाय नाश्ता दे दिया फिर से? माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, और थोड़े पैसे बचे हैं मेरे पास, तो हम रजाई भरने के लिए रुई और उसके कवर को खरीद के लिए आएंगे। इस तरह दोनों सास बहू अगले दिन से ही बाहर बोर्ड लगाकर रजाई को भरने और बेचने का काम करती हैं, जिसे पढ़कर एक एक करके लोग उनके पास आते हैं। अरे उर्मिला, तेरे यहाँ रजाई भरते हैं क्या? हाँ हाँ भरते भी हैं और नई रजाई बनाते भी हैं, और सबका अलग हिसाब है। डबल बेड की रजाई के लिए अलग और सिंगल बेड की रजाई के लिए अलग। अच्छा, तो आप डबल बेड की रजाई एक नई बना दो और मेरी पुरानी रजाई की धुलाई भी कर देना आप। ठीक है बेटा, शाम को आकर ले जाना। हाँ अजी सुनिए, ये नई रजाई कितने की है? 500 की है भाई साहब। हाँ तो ऐसा कीजिए, ऐसी रजाई आप 2 दे दीजिए मुझे। ये लो, अच्छे से ले जाना। ये लो आंटी, आपके पैसे। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर रजाई में रुई भरकर बेचती हैं। पहले दिन उनका कम मुनाफा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके दुकान पर आसपास के लोग रजाई बनवाने आ जाते हैं और वो रजाई बेचती भी थी, जिससे वो घर का राशन और अपने पतियों की दवाइयों को ले आती थी। उन्हें ये काम करते हुए 2 महीने बीत जाते हैं। तभी सुनील का बॉस अपनी गाड़ी से उतरकर सास बहू के सामने हाथ जोड़कर कहता है, नमस्कार, मैं एसके कंपनी से आया हूँ, जहाँ आपके पति और बेटे काम करते थे। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी आइए, वो अंदर है। सुनील जी, राजू, अपनी कंपनी में वापस लेने आया हूँ। मुझसे थोड़ी भूल हो गई थी। मुझे असली गुनहगार मिल जाए और ये भी पता लग गया कि आपने वो पीढ़ी नहीं चुराई थी, इसलिए मैं आप दोनों को वापस कंपनी में लेने आया हूँ। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे सर, इस तरह से हमारे आगे हाथ मत जोड़िए, आप हमारे बॉस हैं। भले ही बॉस सही, लेकिन मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है और इसी की वजह से आप दोनों को हॉस्पिटल का खर्चे में भी दिक्कत आई होगी। ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं, और जैसे ही आप दोनों ठीक हो जाएं तो उस दिन ऑफिस ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। ओके राजू? जी जी सर, थैंक यू हम पर भरोसा करने के लिए। इस तरह वो दोनों खुश हो जाते हैं। उनका बॉस चला जाता है। सास बहू को भी ये सुनकर बहुत खुशी होती है। पापा जी, राजू, कांग्रेचुलेशंस, आप दोनों वापस से ऑफिस जाएंगे। आपके ऊपर से इल्जाम हट गया। शुक्रिया बेटा। अजी कोई है क्या? हमें रजाई चाहिए। बहू, दुकान पर कोई आया है, चल, हमें इस काम को भी तो संभालना है ना। जी माँ जी। इस तरह से दोनों सास बहू मिलकर रजाई बेचती हैं और पुरानी रजाई की धुलाई भी किया करती थी। साथ ही कुछ दिनों बाद दोनों के पति वापस से पहले की तरह ऑफिस जाने लगते हैं। सुबह से ये टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक मेरी तीनों की तीनों बहू आराम से सो रही हैं। इन्हें तो कोई घर का काम ही नहीं दिखाई देता। अरे कहाँ मर गई तीनों की तीनों? शकुंतला के इतना कहने के बाद उसके तीनों बहू तुरंत उसके पास आ जाती हैं और उसके सामने खड़ी होकर उससे कहती हैं, क्या हुआ माँ जी, आप क्यों इतना चिल्ला रही हो? अरे माँ जी, आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाती हो? अगर इतनी जोर से चिल्लाओगी तो गला बैठ जाएगा आपका। उम्र के साथ आपका इतना चिल्लाना ठीक नहीं। अरे चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम तीनों को अभी तक घर का काम नहीं दिखाई दे रहा? घर में देखो कितना काम पड़ा है, और सुबह से अभी तक तुम लोगों ने नाश्ता पानी भी नहीं बनाया है। अरे माँ जी, हम तीनों काम ही तो कर रही थी। अब काम खत्म होगा तभी तो हम लोग जाकर खाना बनाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और कुछ बनाकर लेकर आओ। मेरे पेट में तो बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। शकुंतला की बात सुनकर उसकी तीनों बहू रसोई में जाती हैं और खाने के लिए कुछ बनाने लगती हैं, लेकिन तभी तीनों आपस में बातें करने लगती हैं। हे भगवान, रसोई में तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं खाने के लिए क्या बनाऊं? सभी बर्तन खाली पड़े हैं और माँ जी जब देखो हमारे ऊपर खाने के लिए चिल्लाती रहती हैं। अरे जब खाना बनाने का सामान ही नहीं है तो हम लोग क्या बनाएंगे? चलो एक बार माँ जी को इस बारे में बता देते हैं, कम से कम उन्हें ये तो समझ आए कि घर में राशन लाकर रखना बहुत जरूरी है। वो तीनों शकुंतला के पास जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों शकुंतला को रसोई में राशन खत्म होने की बात बताती हैं, जिसे सुनकर शकुंतला परेशान हो जाती है और अपने मन ही मन कहती है, हे भगवान जी, ऐसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मुझे। मेरे तीनों बेटे विदेश में जाकर बैठ गए हैं, उन तीनों को हमारी कोई परवाह ही नहीं है। जब से गए हैं
एक बार भी हमारे बारे में कोई खैर खबर नहीं ली। अब मैं क्या करूं? शकुंतला अपने मन में सोच ही रही होती है कि तभी रूपा कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हो। जब से हम तीनों के पति विदेश में गए हैं, घर का खर्चा पानी चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन माँ जी, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। जब आपके बेटे इस घर की जिम्मेदारी को ही नहीं समझ सकती, तो वो हमारी जिम्मेदारी क्या समझेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? न घर में राशन है न कुछ। हम तीनों आपकी बहू हैं। हम तीनों कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लेंगे इस घर को चलाने के लिए। शकुंतला की तीनों बहू उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो तीनों नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन 3 से 4 दिन तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, जिसके चलते अब उनके घर में और भी ज्यादा परेशानी आने लगती है। एक दिन शकुंतला परेशान होकर टहलने के लिए बाहर निकल पड़ती है। हे भगवान, हमारी परेशानी है, अब कैसे हल होगी ये? मेरे तीनों बेटे तो आने का नाम ही नहीं ले रहे, यहाँ तक कि मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। घर के खर्चे चलाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता ही जा रहा है। शकुंतला परेशान होकर चलती रहती है। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उसे एक आदमी समोसे बेचता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत तेज भूख लगी है, एक काम करती हूँ, इस समोसे वाले से एक समोसा उधार ले लेती हूँ। शकुंतला समोसे वाले के पास जाती है और उसी से समोसा उधार मांगती है, लेकिन वो समोसे वाला उसे एक भी समोसा उधार नहीं देता। अरे अरे, कहाँ से आ गई तुम यहाँ पे? मेरी दुकान से चली जाओ, यहाँ कोई समोसा वोसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें समोसे दे दूंगा। ये दुकान मैंने फ्री की सेवा करने के लिए नहीं लगाई है। ये सुनकर बेचारी शकुंतला को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो निराश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, वैसे ये समोसे का काम बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं अपनी तीनों बहुओं के साथ मिलकर समोसे का काम खोल लूं, जिसके चलते हमारे घर के रोजाना के खर्चे तो निकल ही जाएंगे। ऐसा सोचकर शकुंतला अपनी तीनों बहुओं के पास आती है और उन्हें समोसे के काम के बारे में समझाती है, जिसे सुनकर उसकी तीनों बहुएं समोसे का काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अरे वाह माँ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। समोसे के काम करने से हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। हाँ हाँ, और फिर अगर हम खुद का काम शुरू करेंगे तो हम उसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समोसे बेचने का काम हम लोग करेंगे कैसे? क्योंकि हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और बिना पैसों के काम करना तो बहुत ही मुश्किल है। तभी शकुंतला अपनी अलमारी में से अपने सोने का मंगलसूत्र निकाल कर लाती है, जिसके बाद वो उस मंगलसूत्र को देखकर कहती है, तुम्हारे बाबूजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर उनकी निशानी रखकर मैं क्या ही करूंगी? मैं इस मंगलसूत्र को बेच दूंगी। लेकिन माँ जी, आपने इतने समय से इस मंगलसूत्र को इतना संभाल कर रखा था, आज अचानक आप इस मंगलसूत्र को कैसे बेच दोगे? देख बहू, मरे हुए लोगों से ज्यादा जिंदा लोगों का मूल्य होता है। मेरे लिए इस समय तुम्हारा मूल्य बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैं इस मंगलसूत्र को बेच दूंगी। शकुंतला तुरंत सुनार की दुकान पर जाती है और मंगलसूत्र बेच देती है, जिसके बाद शकुंतला उन पैसों से समोसे बेचने का काम शुरू करती है। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उसकी दुकान पर आकर समोसे खाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है, कितने स्वादिष्ट समोसे हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। अरे आखिर बनाई भी तो शकुंतला बहन ने है, इनके हाथों में तो शुरू से ही जादू है, तभी तो ये इतने स्वादिष्ट बने हैं। देखते ही देखते शकुंतला की समोसे की दुकान के आसपास चारों तरफ गांव वालों की भीड़ लग जाती है, जिसके बाद शकुंतला की तीनों बहू उसकी मदद करना शुरू कर देती हैं। एक समोसे बनाती है तो दूसरी समोसे ग्राहकों को देती है, वहीं दूसरी ग्राहकों से पैसे इकट्ठे करती है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक वो समोसे बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। शाम को जब वो वापस जाने लगते हैं तो शकुंतला रूपा से कहती है, अरे बहू, जरा मुझे बता तो सही कि आज हमने कितनी कमाई की है। अरे माँ जी, 1000 रुपए की लागत लगाने के बाद हमने ऊपर से पूरे 4000 रुपए कमाए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस दिन शकुंतला अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी अपने घर लौट आती है, जिसके बाद वो रोजाना समोसे बेचने का काम करती रहती है। देखते ही देखते अब वो एक बड़ी सी समोसे की दुकान खोल लेती है।
एक दिन उसके तीनों बेटे विदेश से वापस लौट आते हैं, लेकिन वापस आने के बाद भी उनके हाथ खाली होते हैं और वो अपनी माँ की समोसे की दुकान देखकर अपनी माँ की दुकान में जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, माँ, क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छा काम शुरू कर रखा है। लगता है आपका काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। चलो अच्छी बात है, विदेश में तो हम लोगों का कुछ नहीं हुआ, कम से कम अब अपने गांव में ही कुछ कर लेंगे। चले जाओ यहाँ से, तुम्हें इस दुकान में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम तीनों विदेश जाकर ऐशो आराम उठा रहे थे, तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मुझे तुम्हारे विदेश में रहने की पूरी खबर है। तुमने अपना सारा पैसा जुए खेलने में और लड़कियों में उड़ा दिया। अरे तुमने तो एक बार भी अपनी माँ का ख्याल नहीं किया। शकुंतला की बात सुनकर उन तीनों की गर्दन नीचे झुक जाती है, जिसके बाद उन्हें कुछ समझ नहीं आता और वो दुकान से वापस निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से शकुंतला अपनी तीनों बहुओं के साथ खुशी खुशी समोसे की दुकान चलाती रहती है। सास बहू की मिलावटी रंगीन पानी पूरी। शहरी भीड़भाड़ से कोसों दूर बसा ब्रह्मपुरा नाम का एक भरा पूरा गांव, जहां एक बड़ी जनसंख्या की जनता वास करती थी। उसी गांव में लाजवंती और अलका नाम की सास बहू की जोड़ी भी अपने पति के साथ रहा करती थी। परिवार के मुखिया थे सत्तू, जो लाजवंती के पति और शेखर के पिता थे। एक सवेरे की बात है। अरे सुनती हो शेखर की अम्मा, अरे जल्दी से खाना बांध दो, हमका देरी होवत है। तभी रसोई घर के भीतर से दोनों सास बहू एक संग निकल कर आती हैं और लाजवंती कहती है, अरे सत्तू महाराज, थोड़ा सब्र बांध लिया करो। ऐसा भी क्या होड़ मचा रखी है जैसे कि लाखों की कमाई करने जा रहे हो। माँ, आज गांव के प्रधान का खेत पटाना है ताकि कल से जमीन में बीज बोया जा सके। बरसों से दोनों बाप बेटे खेती बाड़ी में उलझे पड़े हो, मगर पेट पालने के सिवा एक पैसा नहीं बचता है। जाने इस टूटे फूटे छप्पर से किस जुग जमाने में निजात मिलेगा। अरे भगवान, भोर सवेरा बौरा गईल हो का, जतरा बिगड़े के सिवा और ही कुछ नहीं आवत है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे खेत की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद, सासू माँ, इतनी देर दोपहर हो गई है, अब तक आपने एक भी निवाला नहीं खाया। इस पर लाजवंती बेमन से कहती है, जीवन भर तो ये रूखा सूखा ही खाना है। जाने इस घनघोर गरीबी से हमारा घर कब निकल पाएगा। सासू माँ, बाबूजी और ये मिलकर जो भी कमा पाते हैं उससे तो जीवन भर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हर्ष ही रहेगा। अब हम सास बहू को भी कुछ करना पड़ेगा। दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, माँ जी, आजकल बाजार भर में गोलू गोलगप्पे वाले की दुकान अर्श पर है। अगर हम सास बहू उसके गोलगप्पे के ठेले के बाजू में एक अपनी पानी पूरी का ठेला खोल दे तो गोलू के गोलगप्पे का कारोबार अर्श से फर्श पर आ जाएगा और हम सास बहू धड़ाधड़ कमाई कर सकेंगी। दोनों सास बहू घर का दाना पानी खरीदने के पैसे पानी पूरी के कारोबार में झोंक देती हैं और ढेरों गोलगप्पे बनाकर पहुंच जाती हैं। गोलू गोलगप्पे की दुकान के एकदम सामने कुछ घंटे बाद। माँ जी, ऐसे हमारी पानी पूरी का मामला जमने वाला नहीं। हमें इस गोलू के गोलगप्पे से हटकर कुछ नया करना होगा। हाँ बहू, एक तो इस पानी पूरी में हमारा पड़ता इतना लगा है, मगर एक पैसे की बिक्री भी नहीं हुई। एक तरकीब है जिससे सामने खड़ी इस मुश्किल को हम इंद्रधनुष के तीर जैसे भेज सकते हैं। माँ जी, साफ शब्दों में कहिए, गुत्ती मत गूंथिए। क्यों ना हम सास बहू मिलकर रंगीन पानी पूरी पकाएं? इससे पानी पूरी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ हमारे पास खींची चली आएगी और हमारा पड़ता भी कम लगेगा। वाह माँ जी, आपने ये बात तो बड़ी चौकी की कही। कल से हम यही करेंगे। अगली सुबह। अरे बहू, नींद से जाग, देख भोर हो गई, गोलगप्पे नहीं करने क्या, उठ। कुछ ही देर में दोनों मिलकर पानी पूरी का सामान इकट्ठा करके कहती हैं, माँ जी, ये पानी पूरी के पानी बनाने का पुदीना तो रातों रात सड़ गया। बाहो, एक तो हम सस्ता देखकर ये सड़ा गला पुदीना उठा लाए थे। एक बार पुदीने को पीस कर इसे पानी पूरी में पानी का घोल तैयार कर दे तो किसे पता चलेगा। माँ जी, पानी पूरी के लिए इतना सूजी मैदा काफी है? अरे मेरी बुद्धू बहू, जानती नहीं सूजी मैदा कितना महंगा है। गोलगप्पे बनाने में आटा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सास बहू को घाटा नहीं होगा। और अगर ग्राहक ने स्वाद से पकड़ लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे गोलगप्पे रंग बिरंगे बनेंगे। किसी को हम चॉकलेट गोलगप्पों का नाम देंगे तो हम किसी को फ्रंट गोलगप्पा। पैसे कमाने की होड़ में दोनों सास बहू स्वार्थी होकर खराब कोटी का सामान इस्तेमाल करती हैं
जैसे सड़े गले पुदीने का पानी सस्ते रंग का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी पानी पूरी बनाती हैं और उन्हें बेचने के लिए बाजार आ पहुंचती हैं। पानी पूरी खाओ, रंग बिरंगी किफायती उच्च कोटि की पानी पूरी खाओ भैया। अब आ गया है भरे बाजार में आपके बीच 10 रुपए में 10 पानी पूरी। ऐसा सुनते ही लोगों की बड़ी भीड़ सास बहू के बने रंगीन पानी पूरी खाने के लिए उनके पास आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। तभी लता और ब्रजेश नाम का एक दंपत्ति उनकी रंगीन पानी पूरी खाने को दौड़ा आता है। अरे जरा जल्दी से हमको भी ये रंगीन पानी पूरी तो खिलाना। इस पर ब्रजेश कहता है, वैसे ये रंगीन पानी पूरी आपने कैसे बनाया है? ग्राहक होने के नाते हमको खाने की गुणवत्ता की खबर तो होनी चाहिए। दोनों अतरंगी सास बहू एक दूसरे का मुंह ताकती हैं और अलका कहती है, अब इन रंगीन पानी पूरी को हम सास बहू ने बड़े परख और प्यार से बनाए हैं, खाकर देखो बाबू। ब्रजेश और लता पानी पूरी खाने लगते हैं। वो सास बहू की रंगीन पानी पूरी के पीछे का दोषपूर्ण सामग्री को नहीं पहचान पाते। वाकई आप दोनों सास बहू के रंगीन पानी पूरी के लिए जितनी सराहना की जाए कम है। कितने स्वादिष्ट हैं ये पानी पूरी। हर एक दिन के साथ सास बहू के रंगीन पानी पूरी की पहचान बढ़ती चली जा रही थी। सालों से जमे गोलू गोलगप्पे वाले के तमाम ग्राहक अब सास बहू के रंगीन पानी पूरी के पीछे हो चुका था। सास बहू की कमाई भी बेहतर होने लगी थी। किससे गांव के प्रधान तक पहुंच चुका था। एक सांझ, अरे जरा हमको भी तो चखाओ अपने ये रंगीन पानी पूरी। अरे प्रधान जी आप? पूरे गांव में तुम्हारे ही पानी पूरी का बोलबाला मचा हुआ है। जरा हम भी तो देखें इस रंगीन पानी पूरी में ऐसा क्या खास है जो सभी को इसे खाने की खुमारी चढ़ी हुई है। हाँ? दोनों सास बहू गांव के प्रधान को रंगीन पानी पूरी देते हुए पूछती हैं, प्रधान काका कहिए कौन से रंग का पानी पूरी खाएंगे? ये हरे वाला, ये लाल वाला या ये चॉकलेट वाला? कोई सा भी। जैसे प्रधान एक रंगीन पानी पूरी को हलक से नीचे उतारता है, बिगड़े स्वाद के चलते उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहता है, अरे ये कैसा रंगीन पानी पूरी है? स्वाद का पता ही नहीं है। अजीब सी सड़न महसूस हो रही है इस पानी पूरी के पानी में। इस पर दोनों सास बहू तेजी दिखाते हुए कहती हैं, अरे प्रधान जी शायद आपकी सेहत सही नहीं, वरना हमारे रंगीन पानी पूरी खाने वालों की तो जुबान नहीं थकती। हम सास बहू के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए। देखते ही देखते सास बहू की दुकान पर आने वाली भीड़ घटना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित होती है। तभी लता और ब्रजेश उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे लता क्या हुआ ब्रजेश को, ऐसे पेट पकड़े बैठा है? जाने क्या हुआ है काकी, पिछले कई दिन से इनको कुछ पच ही नहीं रहा। मैंने सोचा क्या पता आपके रंगीन पानी पूरी खाकर इनके पेट का पानी टनाटन हो जाए। दोनों सास बहू उन्हें पानी पूरी खिलाने लगती हैं, मगर गोलू गोलगप्पे वाला उनके चेहरे पर पड़े पछतावे को भाप जाता है और कहता है, अरे ये रंगीन पानी पूरी बेचने वाली सास बहू के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ दिन से मैं ये भांप रहा हूँ कि जो भी ग्राहक इनके बनाई रंगीन पानी पूरी खाता है या तो उसका पेट बिगड़ जाता है या वो बिछौना धर लेता है। अब तो इस रंगीन पानी पूरी के पीछे छुपा पुख्ता प्रमाण खोजना ही होगा। अगली भोर गोलू जल्दी जागकर सास बहू के घर में घुसकर उन्हें रंगीन पानी पूरी में मिलावट करते देख लेता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इस रंगीन पानी पूरी से ज्यादा कमाई करने के लिए तुम सास बहू इस घटिया दोषपूर्ण सामग्री की मिलावट करती हो। अरे इससे कितनी जिंदगी बीमारी के चपेट में आ रही है, इसकी जरा भी जानकारी है तुम सास बहू को? गोलू की बोली मक्खर सास बहू को बड़ी सबक दे जाती है, जिसके बाद अलका कहती है, हमको माफ कर दो गोलू, पैसे कमाने की होड़ में हमको और कुछ सोचा ही नहीं। पहले दिन पानी पूरी की बिक्री नहीं हुई, हमारा पर्दा न दिखने पर हम रंगीन पानी पूरी बनाकर बेचने लगी। हमें हमारे घटिया किस्म के रंगीन पानी पूरी बेचने का पछतावा है। आज से हम ये धंधा छोड़ देंगी। सास बहू की आंखों से बह रहे आंसू के पीछे के पछतावे को देखकर गोलू बात को वहीं दबा देता है। अगले दिन से सास बहू नए सिरे से साधारण तौर से गांव में घूम घूम कर गोलगप्पे बेचने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों क्रमशः कम कमाई में भी बेहद खुश थीं, जो उनके बड़े बदलाव को दर्शा रहा था। स्पाइसी खाने वाली सास बहू। टन पेश है गर्मा गर्म पकौड़े फॉर यू माय डियर मदर इंडिया। क्या बात है, जिसके लिए उसका खुद का पेट पहाड़ है, आज वो माँ के पकौड़े बनाकर लाई है। माँ आप ही तो हमेशा कहती है कि मुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, तो बस आज मैंने मौसम का बदला मिजाज देखकर पकौड़े तल दिए।
अब बड़ाई करना बस भी कर और पकोड़े परोस तो सही। आराध्या प्लेट में पकौड़े परोसती है। जैसे ही सावित्री पकौड़े का पहला कौर अपने गले से नीचे उतारती है, उसकी आंखें आंसुओं से सराबोर होने के साथ उसकी जुबान से सी सी निकलती है। ईस, ये पकौड़े हैं या पनौती? अरे कितना तेज तीखी मिर्ची उड़ेली है, मिर्ची के मारे मेरी जुबान जल गई। उफ, ये मिर्च, गनीमत है इस पानी ने मेरी जान बचा ली, वरना तेरी तेज मिर्ची ने तो मुझे पार घाट पहुंचा ही दिया था। माँ, तिल का ताड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। जरा सी तो मिर्च है, मुझे देखो पल भर में ही सारे पकौड़े खा गई, मैं वो भी मिर्च की चटनी के संग। अरे तुझे कहाँ से मिर्च लगेगी भला, तेरी जुबान ज्वालामुखी जो ठहरी। गुजरते दिनों के साथ आराध्या की शादी की खातिर तन्मय नाम के लड़के का रिश्ता उसके परिवार समेत उनके घर चलकर आता है, जहाँ लड़के की माँ ज्वाला कहती है, अरे नमस्ते जी। जी जी आइए, मेरे घर में आप तीनों का तहे दिल से स्वागत है, विराजिए। आराध्या बिटिया, अतिथियों के खातिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करो भाई। आराध्या अपनी माँ के समझाए अनुसार उन तीनों का स्वागत सत्कार करती है, जिसके बाद दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और ज्वाला कहती है, बहन जी, आपकी बेटी के नैन नक्श तो बड़े ही तीखे हैं, एकदम कश्मीरी मिर्च की तरह। जी शुक्रिया सासू माँ, क्योंकि आपने मेरी तारीफ तेज तीखी मिर्च से जो की है। दिन, सप्ताह और महीने भर में तब्दील हो जाता है, जिसके साथ शादी की सुंदर बेला दोनों के घरों में दस्तक देती है। 7 फेरों के साथ आराध्या और तन्मय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और शुरू होता है आराध्या के ससुराल का सफर। शादी की रात तन्मय आराध्या को तोहफा देता है। तन्मय, तुम्हें और कोई तोहफा नहीं मिला था क्या, जो तुम ये चाबी चॉकलेट उठा लाए? आराध्या, लड़कियां तो बड़े ही चाव से चॉकलेट खाती हैं। तुम पहली लड़की हो जो चॉकलेट देखकर नाक मुंह सिकोड़ रही हो। यस, बिकॉज ऑफ मुझे मीठा नहीं तीखा पसंद है। ये सुनकर तन्मय बुदबुदाते हुए कहता है, सुहाग रात पर भी स्पाइसी खाने की पड़ी है। तन्मय, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं बेबी, मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम्हारा ये स्पाइसी शौक बड़ा स्वीट है। अगले दिन आराध्या संध्या के साथ उठकर सारे कामकाज करके नहा धोकर रसोई घर का रुख करती है। आज मेरी पहली रसोई है, खाने में मिर्च मसाले का ऐसा तड़का लगाऊंगी कि सासू माँ से लेकर ससुर जी भी फैन हो जाएंगे। इसके बाद आराध्या खाना बनाना शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे बाद शुक्र है खाना तो तैयार हो गया, अब बस तीखा तड़का लगाना बाकी है। जल्दी से बारीक मिर्ची काट लेती हूँ। आराध्या जैसे ही दाल में तड़का लगाती है, मिर्च की छांक से सभी छींकते हुए बाहर आते हैं। अरे बहू, ये क्या छौंक है, कैसा है? अरे आराध्या, ऐसा भी क्या बना रही हो जो पूरे घर में मिर्च की महक उठ गई है? दोनों बाप बेटे सुबह सवेरे मेरी बहू के पीछे पड़ गए। एक तो बेचारी ने इतने शौक से खाना बनाया है, बहू तू खाना सर्व कर। इतने हम तीनों फ्रेश होकर आते हैं। तीनों खाने की टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। जैसे ही खाने का कौर बहादुर और तन्मय के गले से नीचे उतरता है, उनकी जुबान से जोरदार चीख निकलती है। अरे मर गया रे, हरी भगवान, पानी पकड़ाओ। अरे अरे पिताजी, इस पानी की जरूरत आपसे ज्यादा आपके बेटे को है। उफ, उफ, ये मिर्ची, हाय हाय ये मिर्ची। दोनों बाप बेटे पानी पीकर गहरी सांस भरते हैं और बहादुर बोलता है, अरे बहू, ये सब्जी है या जहर? इतनी तेज मिर्ची कौन खाता है? अरे जुबान जल गई, मिर्च के मारे मेरे कानों से तो धुएं का धमाका हो रहा है। तुम दोनों बाप बेटे की जुबान 2 घड़ी बंद नहीं रह सकती। अरे खाने में मिर्च मसाले ही नहीं होंगे तो खाना मजेदार कैसे बनेगा? तुम्हारा बस चले तो तुम मिर्च का बागान बना दो। तू इनकी फिक्र मत कर, एकदम मस्त मजेदार खाना था। ये ले तेरा शगुन। हम दोनों का खान पान इतना मेल खाता है, बहू को भी तीखा पसंद है और मुझे भी। तेज मिर्ची होने के चलते बाप बेटे अधूरा खाना खाकर दफ्तर चले आते हैं। गुजरते समय के साथ सास बहू के तीखा खाने की आदत बेहद बड़े तख्त पर पहुंच जाती है। सासू माँ, रसोई में कोई भी साग सब्जी नहीं है? ये तो बड़ी अच्छी खबर है, मगर वो कैसे माँ जी? अरे बहू, साग सब्जी लाने बाजार जाना होगा, बहुत दिन हो गए तीखा खाए। आज दोनों सास बहू जी भरकर तीखे का तड़का लगाएंगी। दोनों सास बहू बाजार जाती हैं, जहां गोलगप्पे देखकर वो कहती हैं, ये गोलगप्पे देखकर तो मेरा जी ललचा रहा है। वैसे भी पुरनिये कह गए हैं, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। दोनों सास बहू गोलगप्पे वाले के पास आती हैं और आराध्या कहती है, अरे ओ भाई साहब, जरा गोलगप्पे खिला दो। अरे काहे नहीं बहन जी। गोलगप्पे खाते हुए वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहती है, अरे गजोधर, ये गोलगप्पे हैं कि गुड़ गोबर? पानी तो एकदम विधवा प्रतीत हो रहा है, ना रंगत है ना मिर्च। अरे गोलगप्पा का मजा तो तब आता है जब मिर्च मसाले हो। गोलगप्पे कैसे बनाते हैं हम बताते हैं। आराध्या और ज्वाला गजोधर के गोलगप्पों में मिर्च मिलाकर एक दूसरे को सर्व करती हैं। गोलगप्पे का मजा तो तब आता है जब गोलगप्पे तीखे और मिर्च से भरे हों। देखते ही देखते दोनों सास बहू गपागप अनगिनत गोलगप्पे खाती हैं। ऐसे ही जब कभी सास बहू साथ में बाजार जाती तो अक्सर मिर्चदार मोमोज, गोलगप्पे जैसी तीखे चीजों का चयन करती थी। 1 सप्ताह बाद, माँ जी, आज अचानक मुझे मोमोज खाने का बड़ा मन है। इसमें सोच विचार करने की क्या बात है बहू? आज हम रात के खाने में मोमोज और ग्रीन चिली की चटनी बना लेते हैं। दोनों सास बहू एक साथ रसोई घर का रुख करती हैं। तभी उनके पति टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अरे बहू,
अब तक तुम सास बहू का खाना नहीं बना क्या? खाना तैयार है। अरे ये कैसा बेतों का खाना बनाया है? ये चंगेजी चाइनीज खाएंगे हम क्या? देखो जी, इस मोमोज के सिवा हमने और कुछ नहीं बनाया। एक बार ये मोमोज खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा। कोई चारा न बसने बेचारे बाप बेटे सिसकते हुए जैसे तैसे एक आधे मोमोज खाते हैं। गुजरते समय के साथ तीखे खाने से उनके पति पूरी तरह परेशान होकर एक रोज कहते हैं, अरे प्रतिदिन के साथ इन दोनों सास बहू के मिर्च मसाले का सेवन बढ़ता जा रहा है। हाँ पिताजी, हमको कुछ करना होगा जिससे कि सांप में मर जाए और लाठी भी न टूटे। एकाएक तन्मय की जुबान पर जोलो चिप्स का नाम आ जाता है। वो 2 पैकेट ऑर्डर करता है। माँ, आराध्या, यहाँ तो आना। हमें बुलाया? अरे आप दोनों को तीखा खाने का बड़ा शौक है ना? अरे बेशक, तीखापन ही तो खान पान की जान है। ये लीजिए, इन पैकेट के अंदर जोलो चिप्स हैं, जो बहुत तीखी हैं। अगर आप दोनों ये चिप्स खत्म कर देती हैं, तो हम आपके तीखे खाने पर अपना बोलबाला बंद कर देंगे। अगर हम बाप बेटे ये शर्त जीत गए तो तुम सास बहू को ये तीखा खान पान ताउम्र के लिए छोड़ना होगा। हमें मंजूर है। जैसे ही दोनों सास बहू मिर्च से सराबोर चिप्स को खाती हैं, वो स्तब्ध रह जाती हैं। अरे बेटा, ये सास बहू इतनी शांत क्यों है? ये तूफान से पहले की शांति है पिताजी। तन्मय, प्लीज पानी दे दो। अरे रे, ये चिप्स है कि जहर? अरे गर्दन और जुबान ज्वालामुखी के जैसे जल रही हैं। मिर्च के मारे दोनों सास बहू के रूप की रंगत का काया पलट हो जाता है। दोनों जग भरकर पानी पीती हैं। कुछ देर बाद अब पता चला तेज तीखे मिर्च का मजा। अजी हमें माफ कर दो, तेज तरार मिर्च ने हम सास बहू की बेअक्ली के पर्दे खोल दिए। हाँ ससुर जी, अब से स्पाइसी खाना बंद। इस तरह अंत में स्पाइसी खाने वाली सास बहू को जोलो चिप्स के जोरदार मिर्च से सबक मिल जाता है, जिससे उनका तीखा खाने का स्वाद साधारण खाने में शुमार हो जाता है। जादुई सोने की पेंसिल। मोना एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो अपनी जादुई विद्या का गलत उपयोग किया करती थी। जो कोई भी उसके पास अपनी जरूरत लेकर आता था, वो उन्हें दुत्कार दिया करती थी, जिसे देखकर उसकी बेटी माया कहती है, माँ, आपको तो जादू में महारत हासिल है, फिर आप गरीब असहाय लोगों की मदद क्यों नहीं करती हैं? एक जादूगरनी होने के नाते ये आपका अहम फर्ज है। क्योंकि माया, मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई भी वैभवशाली या धनी हो सके। मैं अपने से आगे बढ़ते किसी को नहीं देखना चाहती। ईश्वर ने आपको ये जादूगर का वरदान दिया है, इसका सदुपयोग करना सीखिए माँ। अभी तुझे इस तेज दर्रार दुनिया की समझ नहीं है। इस दुनिया में सभी दाव के यार हैं। अपनी माँ के विचार बदलने में असफल हुई माया धीरे धीरे जादूगरनी माँ से जादुई विद्या सीखने लगती है और एक रोज कहती है, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। कुछ जादू तो मैं सीख ही चुकी हूँ। आज मुझे उसे एक कोशिश करनी होगी। अपने जादुई हाथों का कमाल दिखाना होगा। माया एक पन्ना उठाकर एक पेंसिल का चित्र बनाकर जादुई मंत्र उच्चारण करते हुए कहती है, ओम सर्वस्व माया जाल काल महाकाल तंत्र मंत्र विद्या प्रविष्टि स्वाहा। जल्दी से एक जादुई सुनहरी पेंसिल का रूप धरकर अस्तित्व धारण करो। अचानक पन्ने पर तेज प्रकाश उजागर होने के साथ वो साधारण पेंसिल सोने की चमचमाती जादुई पेंसिल में ढलकर पन्ने से बाहर माया के हाथों में आ जाती है और वो खुश होकर कहती है, विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा जादू कायम हो गया। अब मैं इस जादुई सुनहरी पेंसिल से लोगों की सहायता करूंगी। बेशक माँ जादूगरनी होने का सदुपयोग नहीं करती, पर मैं भलाई की राह को अपनाकर लोगों के हित के लिए काम करूंगी। माया उस जादुई सोने की पेंसिल को लेकर निकल पड़ती है और रास्ते में और राहगीरों और सड़क के गरीबों की मदद करने में इतना व्यस्त हो जाती है कि उसको समय का पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। और फिर वो कहती है, अरे मैंने समय पर ध्यान ही नहीं दिया। इतनी ज्यादा रात हो गई, अब घर कैसे लौटूं? अचानक उसकी नजर एक बेरंग झोपड़ी पर जाती है। फिर वो आकर झोपड़ी की घास फूस के किवाड़ को हिलाते हुए कहती है, कोई है अंदर? कोई है अंदर? सुनिए। आवाज सुनकर एक बुजुर्ग औरत कमर पर हाथ धरे झुककर चलती हुई बाहर निकलकर कहती है, कौन हो बिटिया तुम? अम्मा, मैं बड़ी दूर से चलकर आई हूँ। काफी ज्यादा रात हो चुकी है। क्या आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? बिटिया, तुम इस गरीब की कुटिया में ठहर सकती हो, पर इस बदनसीब के पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, बस मुझे आज की रात ये सर छुपाने की जगह दे दीजिए। बूढ़ी कुंती उसे अंदर ले आती है और माया की नजर झोपड़ी के कोने में उदास बैठी पोती पर पड़ती है, जिसके कपड़े एकदम पुराने और बेरंग थे। उसके सूखे होठ पर पपड़ी पड़ी हुई थी जो भूख की आग की कारण छाई हुई थी। तभी बूढ़ी औरत कहती है, माफ करना बेटा, तुम्हें खाने को नहीं पूछ सकती क्योंकि मेरे पास अन्न का एक भी दाना नहीं है। अम्मा, ये कौन है?
ये मेरी पोती है। माता पिता के देहांत के बाद मैं बदनसीब बुढ़िया ही इसका सहारा हूँ। अफसोस कि मैं इसके लिए 2 वक्त की सूखी रोटी का भी जुगाड़ नहीं कर सकती। ये कहते हुए बूढ़ी औरत की आंखों से आर्थिक अभाव की बेबसी झलक उठती है और तभी उसकी नन्ही पोती उसके पास आकर आंसू पोंछते हुए कहती है, दादी माँ, आप चुप हो जाइए, मैं आपके साथ इतने में भी बहुत खुश हूँ। दोनों के बीच अटूट प्यार देखकर माया मन में कहती है, काश माँ अपने जादूगरनी होने के नाते इनकी सहायता की होती तो आज मैं भूली भटकी यहाँ नहीं पहुँचती। गरीबी और बदहाली से जूझने के बाद भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। असल जीवन यही है। पहले से परेशान दादी पोती पर जैसे कुदरत पहाड़ गिरा देता है। आसमान में काले बादल जोर जोर से गरजने लगते हैं और घनघोर बरसात शुरू हो जाती है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत की दरार से बरसात का पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर कुंती कहती है, ए मेरे मालिक, और कितने जुल्म ढाएगा हम गरीब पर। खाने के लाले पहले ही पड़े हुए थे, ये झोपड़ी ही तो सर छुपाने का आसरा है, अब क्या उसे भी ढा देगा। कुंती की नन्ही पोती रात भर जागकर अपनी दादी की मदद करती है, जिसे देखकर वो रोते हुए कहती है, रानी तू सो जा बिटिया, तेरी बूढ़ी दादी के बाजू में अभी इतनी जान तो है, वो रात भर इस गरीबी और दुख के कहर को झेल लेगी, और तुझे नींद भी कैसे आएगी, उसके लिए भी तो पेट में कुछ होना चाहिए। 3 दिन की भूखी बच्ची क्या ही सोएगी। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फिर से मन में कहती है, मुझसे इनकी ये हालत और देखी नहीं जा रही, क्या करूं, इनकी सहायता करूं या फिर इन्हें कुछ वक्त और परखूं। पूरी रात की खौफनाक बरसात होने के बाद सुबह जल्दी धूप निकल जाती है और माया कहती है, अम्मा, बरसात खत्म हो गई है, क्या मैं 1 दिन और यहाँ रुक सकती हूँ? देख बिटिया, जब तक तेरा दिल चाहे तो इस बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी में ठहर सकती है, लेकिन तू मेरे घर की बदहाली को जानती है, इसलिए बस हमसे खाने को कुछ मत मांगना। आप निश्चिंत रहिए। घर पर बाहर लगे हुए पानी को देखकर छोटी रानी कहती है, मुझे बरसात के जमे पानी को यहाँ से साफ करना होगा, वरना ये हमारी झोपड़ी उजाड़ देगा। बहादुर रानी बाहर घुटनों भर के पानी को घंटों मेहनत करके साफ करती है और ऐसे ही रात हो जाती है। तकरीबन 3 दिन बीतने के बाद भी वो उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, तो माया कहती है, तुम्हारे पास एक पन्ना होगा? दीदी, मेरी कॉपी तो भर चुकी है। देखो रानी, क्या पता कोई पन्ना खाली छूट गया है। रानी कॉपियों का ढेर लगाकर खाली पन्ने की खोज करती है और उसे एक पन्ना खाली दिखता है, जो वो माया को देती है, और माया उस कोरे पन्ने को लेकर बाहर बैठकर जादुई सोने की पेंसिल से एक सुंदर सा घर और एक फलों से लदे पेड़ बनाती है। तभी एक तेज रोशनी उस पन्ने पर चमक उठती है और वो चित्र पन्ने से बाहर एक सुंदर सा घर का रूप धरकर एक सुंदर सा पेड़ बन जाता है और वो देखते हैं कि वो उस घर के अंदर है, जिसे देखकर रानी कहती है, आहा, दादी, ये आलीशान घर कहाँ से आया? हमारी झोपड़ी कहाँ गई? देखो ना, ये कितना सुंदर है। ये कैसा जादू है? ये जादू किस जादूगरनी का है? बाहर चलकर देखते हैं। दोनों बाहर आकर माया से पूछते हैं, बिटिया, ये जादू तूने किया है? हाँ, मैं एक जादूगरनी की बेटी हूँ। अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके एक जादुई पेंसिल बनाई है और इसी पेंसिल से मैं लोगों की सहायता करती हूँ। ये फलों से भरा पेड़ भी आप दोनों के लिए है। रानी रोते हुए उसके गले लगकर कहती है, शुक्रिया जादूगरनी दीदी, इस खुशियों के लिए। आप दोनों बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं। आपके जीवन में परिस्थितियां कितनी भी बुरी आई थी, पर आप दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए आज इसी वक्त मैं आपको मेरी ये जादुई सोने की पेंसिल देती हूँ। भविष्य में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े, जो कुछ भी तुम इस जादुई पेंसिल से कोरे पन्ने पर बनाओगी वो असली का बन जाएगा। लो रानी, जरूरत पड़ने पर इससे मदद मांगना। तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, शायद इसलिए ही ये मेरे हाथों से बनी थी। शुक्रिया बिटिया, ईश्वर तुमको और अधिक महारत हासिल करे। उनकी मदद करके जादूगरनी माया को एक बड़ी तसल्ली और सुकून मिला और वो खुशी भरी मुस्कान के साथ अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गई।